अबू सलेम आजमगढ़ के एक मुस्लिम परिवार का, बड़े मुस्लिम परिवार का रहने वाला था। पंजाबी सनक से लैस गरीब मुसलमान लड़कों को बंबई से लखनऊ आने जाने का टिकट, एक पिस्तौल, 10,000 रुपए और टारगेट का एक फोटो। सनक और ज्यादा बढ़ी। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के कैसेट आजमगढ़ के मदरसों में सुनाए जाते और इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए नेटवर्क तैयार करने में सिमी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिक्रूटमेंट में इनमें से एक आतंकवादी मोहम्मद सैफ का अब्बा शादाब अहमद उर्फ मिस्टर समाजवादी पार्टी का पर्चीधारी सदस्य और नेता है। उन्होंने जितने भी धमाकों का नाम लिया उन सभी में आतंकवादियों के तार आजमगढ़ ही जाकर जुड़ते रहे। कि 2000 का दशक आते आते अकेले आजमगढ़ में 300 से ज्यादा मदरसे थे और एक भी अच्छा प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं चल पा रही थी। इनका इस्तेमाल सिमी जैसे संस्थानों ने टेरर की नर्सरी बनाने के लिए किया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं वहां पर हमें फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हमारे साथ प्रतिक्रिया भी साझा करें। तो भारत में 1993 से 2013 के वर्षों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी हमलों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 12 मार्च 1993 को मुंबई धमाकों में कम से कम 257 लोग मारे गए। 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ और उसमें 35 लोग मारे गए। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में 31 लोगों की मौत हुई। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली धमाकों में 70 लोग मारे गए। 7 मार्च 2006 को वाराणसी धमाकों में 21 लोगों की जान गई। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में लगभग 200 लोग मारे गए। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव धमाकों में 37 लोगों की मौत हुई। 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद धमाकों में 13 लोग मारे गए। 13 मई 2008 को जयपुर धमाकों में 63 लोगों की जान गई। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद धमाकों में 29 लोग मारे गए और 13 सितंबर 2008 को दिल्ली धमाकों में 21 लोगों की मौत हुई। 13 फरवरी 2010 को पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 मौतें हुई। 7 दिसंबर 2010 को वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान धमाका हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई, 35 लोग घायल हुए। 13 जुलाई 2011 को मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट हुए। झवेरी बाजार, दादर और ओपेरा हाउस में सिलसिलेवार धमाकों में 26 लोगों की मौत हुई। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ, 17 लोगों की मौत हुई। 11 अगस्त 2012 को पुणे सीरियल ब्लास्ट हुआ। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद में 2 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके हुए जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, 27 अक्टूबर 2013 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुए। ये ब्लास्ट भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। इन धमाकों की सबसे बड़ी बात जो हमें बताई गई वो ये कि लोग मर गए। एक जगह 50 मरे, कहीं पर 100 लोग मर गए, कहीं 20 लोग मर गए, कहीं 7 लोग मर गए। ये चलन हो गया कि बम धमाकों में मरना भारत के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है इस मानव मात्र का। लेकिन इन मरे हुए लोगों की गिनती की आड़ में बहुत कुछ छुपाया गया। कातिल का चेहरा, उसकी पहचान, उसका नाम सेक्युलरिज्म के तराजू पर तौल कर लिखा जाता था। ये बताया ही नहीं गया कि तब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट और अक्षरधाम में मंदिर में जाकर के ब्लास्ट करने वाले लोगों की असल पहचान क्या थी, वो कहां से आने वाले लोग थे। इसीलिए आज मैं आपको इन बड़े और नामचीन शहरों को दहलाने के लिए जो मुजाहिद पैदा हुए उनकी नर्सरी की कहानी बताऊंगा। उन हजारों मारे गए लोगों को असली न्याय तब मिलेगा जब उनके कातिलों की असलियत का राजफाश होगा। और इस कहानी को बताने के लिए मैं इस वक्त देश की दिल्ली राजधानी में बैठा हूं। आपको अगर कहानी जानना है तो यहां से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलना होगा। लखनऊ जिसे रोमांटिसाइज करके नवाबों का शहर बताया गया, लेकिन नवाबों के नॉस्टैल्जिया की छांव में एक धीमे जहर का पेड़ सांस ले रहा था। लखनऊ की नवाबी की इस्लामी पहचान के इस पेड़ ने आसपास के इलाकों में पैर पसारे। एक वक्त में बड़ी मात्रा में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और धीरे धीरे उन्हें कट्टर मुसलमान बनाया गया।
कौम की दीवानगी और उस रब की बंदगी जिंदगी के उसूल बना दिए गए और गंगा की तराई के भगवा झंडों के बगल में इस्लामी हरे झंडे भी फहराने लगे। मूंछों पर गर्व करने वाला समाज काफिर बन गया और धाड़ी पर हाथ फिराते लोगों ने दीन की रखवाली की कसम खा ली। लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर एक जगह थी फुलवरिया। राजा विक्रमाजीत सिंह गौतम के परिवार द्वारा शासित फुलवरिया हिंदू राज व्यवस्था के अंतर्गत चलती थी। एक वक्त के बाद राजा के बड़े बेटे मुसलमान बन गए। वो मुसलमान बना और नाम पड़ा आजम शाह। गंगा और तमसा के किनारों के बीच बसा ये इलाका अपने मूल से दूर जाने लगा। जब राजा ही अगर मुसलमान बन गया तो क्या होना था? नया नाम बना आजमगढ़। अंग्रेजों के वक्त इस जिले से दूर दराज के इलाकों में गिरमिटिया मजदूर जाने लगे। अंग्रेजों के जाने के साथ इन मजदूरों को बंबई की भी हवा लगी। फिर वहां से आगे चलकर गल्फ देशों में भी मजदूरी के लिए जाने का इन लोगों का प्लान बना, रास्ता बना। लगभग 100 वर्ष पहले अगर आप जाएंगे तो इस क्षेत्र से मजदूर मॉरिशस, सूरीनाम, सेशल्स या फ्रेंच गुयाना और सिंगापुर तक जाने का इतिहास मिलता है। बाद में रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग मुंबई पहुंचने लगे। एक समय ऐसा था जब आजमगढ़ के गरीब मुस्लिम परिवारों में ये बात प्रतिष्ठा का विषय मानी जाती थी। अगर किसी लड़के की शादी होनी है तब इस बात पर होती थी कि लड़का मुंबई में काम करता है। मुसलमानों की आबादी आजमगढ़ में सिर्फ 20% थी, लेकिन उन्होंने खुद को एकजुट किया और सामूहिक सशक्ति दिखाई और गल्फ देशों की कमाई का पैसा आया तो वक्त बीतने के साथ मजहबी सनक और ज्यादा बढ़ी। भारत और दुनिया भर में आप जाएं, जहां भी आप जाएंगे वहां पर भारतीय अगर आपको मिलेंगे तो वहां एक न एक आजमगढ़िया जरूर मिल जाएगा। 60 का दशक आने के साथ साथ मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी सांसें ले रहा था। 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद इब्राहिम का प्रभाव बढ़ने लगा। दाऊद इब्राहिम की रिश्तेदारी आजमगढ़ के एक मुसलमान परिवार में थी और इससे उसे आजमगढ़ से कनेक्ट होने का मौका मिला और आजमगढ़ पूर्वी भारत में इस्लामी रेडिकलाइजेशन का एक गढ़ बनाने की योजना के तहत काम हुआ। दहशतगर्दी को लेकर ताजा सुर्खियों में है यूपी का आजमगढ़ जिला। क्या वाकई आजमगढ़ आतंकवादियों का अड्डा है? आजमगढ़ आतंकियों का गढ़ है। आजमगढ़ in Uttar Pradesh as the base of terrorists. 1980 के दशक में यहां करीब 150 मदरसे बन चुके थे। गल्फ के देशों और पाकिस्तान तक में होने वाली इस्लामी तकरीरों की आवाजें आजमगढ़ के मदरसों और मस्जिदों में सुनाई देने लगी। उन्हें बताया जाने लगा कि भारत में इस्लाम खतरे में है और इन मुसलमानों को, तुम्हें यानी आजमगढ़ के मुसलमानों को इसे बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। 1990 का दशक आते आते अबू सलेम नाम का एक गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम गैंग के सबसे बड़े एसेट के रूप में तब्दील हो गया। अबू सलेम आजमगढ़ के एक मुस्लिम परिवार का, बड़े मुस्लिम परिवार का रहने वाला था। अंडरवर्ल्ड में इसके बढ़ते इन्फ्लुएंस ने आजमगढ़ के और अन्य मुस्लिम लड़कों को इस ओर जाने के लिए प्रेरित किया। एक तरफ मजहबी रेडिकलाइजेशन था तो दूसरी तरफ गैंगस्टर बनने से हासिल होने वाला एक रुतबा और माल था। अबू सलेम ने एक फार्मूला निकाला। मजहबी सनक से लैस गरीब मुसलमान लड़कों को बंबई से लखनऊ आने जाने का टिकट, एक पिस्तौल, 10,000 रुपए और टारगेट का एक फोटो। मुंबई आना है, फोटो में दिए गए व्यक्ति या टारगेट को हिट करना है और रिटर्न टिकट से लखनऊ वापस जाकर आजमगढ़ अपने गांव में पहुंच जाना है। ये एक ऐसा फॉर्मूला बना जिसने अनगिनत कत्ल करवाए और पुलिस कभी कत्ल करने वालों को पकड़ ही नहीं पाई, क्योंकि कत्ल तो बंबई में हो रहा था और कातिल आजमगढ़ के किसी मुस्लिम बहुल गांव के अंदर जाकर सुकून भरी जिंदगी जी रहा था और 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था। इस फॉर्मूले से आजमगढ़ के मुसलमानों को पहली बार बंबई के अंडरवर्ल्ड का स्वाद लगा। 1977 के साल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी भी इन लोगों पर अपनी नजर गड़ाई थी और जब ये सक्सेसफुल होने लगे तो उनकी नजर और बढ़ी। उसने आजमगढ़ के मदरसों और इस्लामी संस्थानों में अपने लोगों को भेजकर इस्लाम के लिए लड़ने के यकीन को और पक्का करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं अब केवल सरकारी व्यवस्था नहीं बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक अभाव किसी भी नागरिक के इलाज में बाधा न बने और हर परिवार को सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 50,40,937 आयुष्मान कार्ड धारक मरीज 91,87,418 बार कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। इन उपचारों के लिए 15,140 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम स्वीकृत हुए हैं, जबकि 13,315 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे अस्पतालों को किया जा चुका है।
ये देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य सुरक्षा अभियानों में से एक बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज की नीति को गति दी है। आधुनिक आईसीयू, वेंटिलेटर, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं ने प्रदेश के अस्पतालों को नई पहचान दी है। आज प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5,834 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 2,949 सरकारी और 2,885 निजी अस्पताल शामिल हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मॉडल लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के कैसेट आजमगढ़ के मदरसों में सुनाए जाते और बताया जाता कि कैसे दुनिया में जिहाद चल रहा है और भारत के मुसलमान शांत बैठे हैं। समझिए कि एक सूची में नाम लिख करके तैयारी की गई कि ओसामा के भाषण सुनकर कौन से मुसलमान लड़के की आंख चमक रही है। और इसी के बीच आया साल 1992। सदियों से जिस राम मंदिर पर एक इस्लामी ढांचा खड़ा करके मुसलमान हिंदुओं को चिढ़ाते रहे, हिंदुओं ने बिना किसी मुसलमान को परेशान किए सिर्फ अपने मंदिर पर अपना दावा ठोका। लेकिन इस घटना को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की योजना बनी। मुसलमानों को बहाना दिया गया ताकि आगे चलने वाली आतंकवादी गतिविधियों के लिए जस्टिफिकेशन दिया जा सके कि देखो, हम तो कह ही रहे थे कि इस्लाम खतरे में है। इस वक्त तक दाऊद बड़ा हो चुका था। अबू सलेम ने सैकड़ों लोगों का कत्ल करवा करके पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त एक डी कंपनी बनाई गई और उसने अंजाम दिया 12 मार्च 1993 को भारत के सबसे बड़े आतंकवादी हमले को। 12 धमाकों में इस सीरियल ब्लास्ट के जरिए 257 से ज्यादा लोग मारे गए और टारगेट करके मारा गया जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो। इस घटना को दाऊद के इशारों पर जिसने अंजाम दिया उसका नाम अबू सलेम ही था, जिसका जन्म आजमगढ़ के ही सराय मीर में हुआ था। और इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए नेटवर्क तैयार करने में सिमी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रिक्रूटमेंट में। इस घटना की वजह 1992 में हुए बाबरी विध्वंस की कारसेवा को बताया गया। यानी ये इस्लामी आतंकवाद का वो स्वरूप था जो अब तक दुनिया में देखने को मिलता था, लेकिन अब वो भारत में भी आ चुका था। वजह इनके पास असल में राम मंदिर या उससे जुड़ी हुई थी नहीं, ढांचे से जुड़ी थी नहीं, असल में इनको आतंकवाद फैलाना था। इस आतंकी घटना में अबू सलेम के पीछे का पूरा सपोर्ट नेटवर्क आजमगढ़ का ही था। घटना को अंजाम देने के बाद अबू सलेम को आजमगढ़ में ही पनाह मिली और वहां के मुसलमानों ने उसे एक शील्ड के तौर पर प्रोटेक्ट किया। पुलिस और जो छापा मारने के लिए तमाम टीमें बनाई गई थी, उनको डर लगता था आजमगढ़ के उन इलाकों में जाने में जहां अबू सलेम एक्चुअल में छुप करके रहता था। इसके अलावा शुरू में हमने जितने भी धमाकों का नाम लिया उन सभी में आतंकवादियों के तार आजमगढ़ ही जाकर जुड़ते रहे। 2005 का समय आते आते इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक और आतंकी संगठन को बनाया गया, जो हरकतुल जिहाद नाम के एक और आतंकी संगठन के साथ मिलकर काम करने लगा और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आजमगढ़ में बनाया गया। इस पूरे आतंकवादी नेटवर्क के लिए जो लोग लाए गए उनमें से अधिकतर लोग आजमगढ़ के उसी मदरसा से जन्मे हुए इस्लामी नेटवर्क से निकल कर आए। चाहे अहमदाबाद धमाकों का मुलजिम आतिफ उर्फ बशीर हो, जो आजमगढ़ के बीनापारा गांव का रहने वाला था। अबू सलेम का घर हमने बताया ही पठान टोला सराय मीर में था। उत्तर प्रदेश की अदालतों में सीरियल धमाकों का मुलजिम तारिक कासमी रानी की सराय का रहने वाला था, जो आजमगढ़ का इलाका था। दिल्ली धमाकों में मारा गया फखरुद्दीन संजयपुर का रहने वाला था और आतिफ सराय मीर का था। ये दोनों मरे थे। इन्हीं धमाकों में जिनको पकड़ा गया, जीशान, वो आजमगढ़ शहर का रहने वाला था। इसके अलावा सैफ, जिया शेख और रहमान सराय मीर के ही रहने वाले थे। दाऊ नगर में भी इनके संबंध बताए जाते रहे कि वहां पर भी इनके रिश्तेदार थे और इन्होंने उस इलाके को हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल किया था क्योंकि वो इलाका मुस्लिम बहुल था। और ये वो नाम है जो सामान्य रूप से उपलब्ध है, बड़े नाम है। आप आजमगढ़ के मुस्लिम बहुल इलाकों की गलियों में घूमिए, हर गली एक ऐसे ही नाम की एक अदृश्य नेम प्लेट लिए आपको खड़ी मिलेगी। इंडियन मुजाहिदीन का जो सह संस्थापक था यासीन भटकल, जब देश में नेटवर्क खड़ा कर रहा था तब उसे सबसे सुरक्षित पनाहगाह और सबसे मुफीद लड़ाके इसी आजमगढ़ के संजरपुर और इसके आसपास के इलाकों से ही मिले थे। और इन बातों को सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको वजह जाननी है कि ये सब कुछ आजमगढ़ में ही क्यों हुआ, तो समझिए ये कि 2000 का दशक आते आते अकेले आजमगढ़ में 300 से ज्यादा मदरसे थे और एक भी अच्छा प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं चल पा रही थी। इनका इस्तेमाल सिमी जैसे संस्थानों ने टेरर की नर्सरी बनाने के लिए किया। इन मदरसों का कैरिकुलम ना तो सरकार तय करती थी, ना ही भारत की सभ्यता। ये दुनिया भर के मुसलमानों के अनुरूप अपने आप को चलाने में यकीन रखते थे और आज भी हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है तो वो इसे सेक्युलर भारत के मदरसों में भी लागू करके ही रहेंगे, ऐसी कस्में खाई जाती थी। और ये मैं कोई खुद नहीं कह रहा हूं। जब 2000 के दशक में आजमगढ़ का नाम हर घटना में सामने आने लगा, उसके बाद इस सवाल को तब भी एड्रेस किया गया कि क्यों आजमगढ़। उसके बाद एक्शन एड नाम की एक संस्था ने बाकायदा सर्वे करके बताया कि इन मदरसों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दीनी तालीम के नाम पर उन्हें एक ऐसी तालीम दी जा रही है जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजहबी कट्टरपंथी बना रही है, जो आगे चल करके सिमी के नेटवर्क के जरिए आखिरकार इंडियन मुजाहिदीन या हरकतुल जिहाद जैसे संस्थानों के लिए, आतंकवादी संस्थानों के लिए काम कर रहे हैं। और जिहाद की नर्सरी वाला टर्म और ज्यादा एविडेंट तब हुआ जब 2008 में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की अदालत में हुए धमाकों के बाद आतंकवादियों ने, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने जो अपना ईमेल भेजा उसमें दावा किया कि कुरान की सूरह तौबा में काफिरों से लड़ने की बात की गई है और वो उसी पर अमल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इन सब की शुरुआत उन्हीं मदरसों से हुई जहां दीनी तालीम के नाम पर असल में जिहादी तैयार किए जा रहे थे। अस वर्सेस देम की जिस लड़ाई की चर्चा आज बहुत ज्यादा होती है, हिंदुओं को आरोपित किया जाता है, आजमगढ़ मुसलमानों के लिए उसकी सबसे बड़ी नर्सरी था। वहां कूट कूट कर जहन में भरा गया कि ये काफिर तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें इन्हें खत्म करना है। और ये बात सिर्फ मदरसों तक नहीं सीमित रही। बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए उग रहे समाजवादी दलों ने भी इस पूरी व्यवस्था को प्रोटेक्ट करने का और उसे एक्सप्लॉइट करने का ही काम किया। आज भी आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ों में से है। वहां पर समाजवादी पार्टी का नेता चैलेंज करके बीजेपी को कहता है कि तुम एक सीट निकाल कर नहीं दिखा सकते। यहां अहमदाबाद में हुए बम विस्फोट मामले में 38 लोगों को मृत्युदंड की सजा और 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। उनमें से 9 आतंकियों का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उनमें से 7 आतंकवादी इसी आजमगढ़ से थे। इनमें से एक आतंकवादी मोहम्मद सैफ का अब्बा शादाब अहमद उर्फ मिस्टर समाजवादी पार्टी का पर्चीधारी सदस्य और नेता है। और आगे सुनिए, 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वे उन मुस्लिम युवाओं पर लगे आतंकवाद के झूठे मामलों की समीक्षा करेंगे जिन्हें उन्होंने फंसा हुआ माना था। सत्ता में आने के बाद इस वादे पर अमल भी हुआ। सपा सरकार ने 2006 के वाराणसी और 2007 के लखनऊ और फैजाबाद सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों सहित कई संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। और यह मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट को यह कहना पड़ा कि राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना आतंकवाद से जुड़े मामले वापस नहीं ले सकती है। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के मुकदमे वापस लेने की पीछे की जल्दीबाजी, औचित्य और मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। इससे आप कहानी को पूरी तरह समझ सकते हैं कि आजमगढ़ कैसे तैयार हुआ होगा और किस तरह से उसे पॉलिटिकल बैकिंग मिली होगी। एक बात और कि 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद यह कहा गया कि आजमगढ़ पर लगा आतंकवाद का दाग धीरे धीरे मिट जाएगा, लेकिन समय पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई इस दावे पर भी सवाल खड़े करती है। बहुत सारी रिपोर्ट्स की गई कि आजमगढ़ चाहता है कि यह पहचान मिट जाए, लेकिन क्या हकीकत है? इंडियन मुजाहिदीन के आजमगढ़ मॉड्यूल से लेकर हाल के वर्षों तक कई मामलों में इस जिले का नाम सामने आता रहा है, यहां से आने वाले मुसलमानों का नाम सामने आता रहा है, जिससे आजमगढ़ बदनाम हुआ है। जून 2026 में हालिया मामला है, यूपी एटीएस ने आजमगढ़ के संजरपुर के रहने वाले मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया और एटीएस ने बताया कि वो पाकिस्तान स्थित शाहजाद भट्टी और आईएसआई समर्थित आतंकवादी नेटवर्क के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर और इस जिहादी मानसिकता की ओर आकर्षित करने और उन्हें किसी मॉड्यूल में भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास 9 मिलीमीटर की पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए। इसके पहले 2025 में गुजरात एटीएस ने अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े एक और मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े संदिग्धों पर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी विचारधारा से उन्हें जुड़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई थी। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आज भी आजमगढ़ का जो मुस्लिम नेटवर्क था, जो इस्लामी जिहाद के नेटवर्क को तैयार कर रहा था, सिमी पर आज बैन लग गया है। आज इंडियन मुजाहिदीन फंक्शन नहीं कर सकता है। आज पूरी तरह से कमर तोड़ दी गई आतंकवादियों की, लेकिन आज भी वो एक्टिव है। और अब इस पूरी कहानी में अगर ये सवाल पूछा जाए फिर से वही कि आखिर आजमगढ़ ही क्यों, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मुस्लिम आबादी वाले जिले और भी थे जिनमें मदरसे और मस्जिदें भी थीं। फिर इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और दाऊद इब्राहिम जैसे नेटवर्क के जो तार थे वो बार बार आजमगढ़ से ही सामने क्यों आए? इसकी वजह आप समझना है तो किसी एक कारण में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के एक साथ अगर आप देखेंगे जोड़ करके, तब समझ पाएंगे।
20वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर आप देखेंगे तो आजमगढ़ से बड़ी संख्या में लोग मुंबई और खाड़ी देशों में रोजगार के लिए गए, जिससे खासकर आजमगढ़ का बाहरी दुनिया से संपर्क और पैसों का प्रभाव बढ़ा। एक वक्त था जब आजमगढ़ के एक बैंक की ब्रांच में खाड़ी देशों से आने वाली एक महीने की जो कमाई का पैसा था उसकी टोटल वैल्यू 25 करोड़ रुपए थी। बहुत गरीब इलाका है आजमगढ़, वहां 25 रुपए लोग एक वक्त पर कमाना बहुत बड़ी बात समझते थे। एक महीने में उस पूरे इलाके की कमाई 25 करोड़ रुपए थी गल्फ देशों से। इसी दौर में यहां मजहबी संस्थानों और मदरसों की संख्या भी तेजी से बढ़ी थी, जिससे सिमी जैसे जो संगठन थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बना पा रहे थे। संजरपुर, सरायमीर, बीनापारा और आसपास के कुछ इलाकों में रिश्तेदारी, लोकल पहचान और आइडियोलॉजिकल नेटवर्क जो तैयार हुआ था वो एक कॉकस बना, जिससे कट्टरपंथी संगठनों के लिए भर्ती और सुरक्षित ठिकाने तैयार करना आसान हुआ। बाद में जांच एजेंसियों ने जिन कई आतंकवादी मामलों में पड़ताल की, उनमें पाया कि आतंकवादी संगठनों को यहां से ऐसे युवा मिल रहे हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिन्हें ऑलरेडी मदरसों में इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया गया है कि वो एक दूसरे से जुड़ना, नेटवर्क के भीतर उन्हें बना करके, सीक्रेट बना करके रखना, एक एसेट के तौर पर, स्लीपर सेल के तौर पर डेवलप करके रखना आसान है। इसीलिए आजमगढ़ को केवल एक हम स्थान के तौर पर, एक मैप पे बना हुआ नक्शे के तौर पर नहीं देख सकते हैं, बल्कि हमें इसके पूरे इस नेटवर्क के संगम को बहुत अच्छे से समझना होगा कि किस तरह से पिछले कुछ दशकों में इसने इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों के लिए एक नर्सरी के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सरकार बहुत सतर्क है, सरकार उसके अगेंस्ट में काम कर रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको अभी भी फ्रीक्वेंटली वहां से वो उस माइंडसेट से जुड़े हुए लोग, कोई पाकिस्तानी मॉड्यूल के लिए काम करता हुआ, कोई रिक्रूटमेंट करता हुआ, कोई सोशल मीडिया पर उस आतंकवादी विचारधारा को, जिहादी मानसिकता को फैलाता हुआ आपको दिख जाएगा। और ये सब कुछ आजमगढ़ के सिर्फ 20% मुसलमानों के बीच में और 4-6 गांवों के बीच में होता है, जिससे पूरे आजमगढ़ की पहचान भी खराब होती है। तो ये चीज उन तमाम लोगों से के लिए भी अपील के तौर पर भी है जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो तमाम लोग भी इस चीज को समझें, आसपास के रहने वाले लोग जो समझें, जो इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं, उनके लिए भी गंभीरता से समझने का विषय है कि इस तरह की मानसिकता को अगर पल्लवित पुष्पित करने दिया जाएगा तो इससे पूरे इलाके की छवि का नुकसान होता है। खैर, हमने कोशिश करी कि आपको बता सकें कि किस तरह से आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर डेवलप किया गया। आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।